दादा तहखाने के मुंह से रेंगकर बाहर निकले रास्ता देखने के लिए, और मैं और दादी भी उनके पीछे पीछे निकले। तहखाने से बाहर आते ही जो नजारा सामने था उसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। पूरा घर तबाह हो चुका था, टुकड़े टुकड़े, दीवारें सब गिर चुकी थीं। दादी अपने उजड़े घर को देखकर आंखें आंसुओं से भर लीं। दादा ने जमीन से अपना रामपुरी चाकू उठाया और गुस्से से बोले, इस कमीने जानवर को मैं जरूर मारूंगा। रामलाल जी, हम शहर चलते हैं, अभी वो इंसानी गला खाने वाला बंदर बन गया है, हम उससे नहीं लड़ सकते। दादी ने मुझे और कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज में मिन्नत थी, लेकिन दादा ने चाकू मेज में घोंप दिया और ठंडी नजरों से दादी को देखते हुए बोले, क्या तू सारी जिंदगी भागती रहेगी? हल्दीपुर हमारा घर है, मैं मरूंगा तो यहीं मरूंगा। हम दोनों बुढ़ों की तो उम्र हो गई, लेकिन छोटू अभी छोटा है, उसके बारे में भी सोच। कल रात तूने देखा नहीं उस जानवर को? काले भालू से भी बड़ा था। उसे मारकर खाल उतार दूं तो इस लड़के की जिंदगी भर की फिक्र नहीं रहेगी। क्या यह उसके लिए नहीं है? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सोचा भी नहीं था कि दादा उसकी खाल उतारने की भी सोच रहे हैं। मैंने कहा, दादा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि हम सब ठीक रहें। आप सच में पागल हो गए हो? वो तो नरभक्षी बंदर है, उसे छेड़ा तो कोई नहीं बचेगा। चुप कर, हमेशा चिल्लाता रहता है, वो बस एक बेदिमाग जानवर है, उससे डरना क्यों? दादी दादा से डरकर पीली पड़ गईं और बस मेरा हाथ कसकर पकड़े रहीं। सुन, इस घर में मेरी चलती है, मार खाना नहीं है तो कम बोल। फिर दादा घूमे और कोने में जाकर बैठ गए, जमीन खोदने लगे। थोड़ी देर खोदने के बाद मिट्टी से एक लंबी कपड़े में लिपटी चीज निकाली और अपने कपड़ों में छुपा ली। अभी क्या देख रहे हो? पहले राम जी के घर चलो, वहां कुछ दिन रहेंगे, फिर घर बनवाएंगे। राम जी हमारे पड़ोसी थे, वो हमेशा दादा से बंदर मारना सीखना चाहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने दादा की बात एकदम साफ मना कर दी। रामलाल भाई, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना, हर बार बंदर मारने पर बंदर का मांस भी देते थे। अब बस तुम्हारा गोदाम कुछ दिन के लिए चाहिए। यार, वो मांस तो खट्टा और सख्त था, कुछ काम का नहीं था, और इतने साल हो गए तुमने मुझे एक भी हुनर नहीं सिखाया। मेरी उम्र भी हो रही है, काम छोड़ने के बाद शागिर्द लेना हो तो पहले तुम्हारा नाम लूंगा। रामलाल भाई, सच बोलूं तो जिस दिन वो साधु तुम्हारे यहाँ मांगने आया था वो सब मैंने सुन लिया था, और कल की उस भारी आवाज से भी सब समझ गया। वो नरभक्षी बंदर, उसका बदला लेने की फितरत बहुत तेज होती है। मेरे घर में बाल बच्चे हैं, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। दादा राम जी को गुस्से से घूरते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, चलो बड़ी दीदी के घर चलते हैं, उनका घर अंदर बाहर से पक्का है, लोहे का बड़ा दरवाजा है, वहां डर नहीं। कमला बुआ दादा की सगी बहन थीं। पहले अच्छे दिन थे, लेकिन कुछ साल पहले पूरा परिवार पहाड़ पर जड़ी बूटी ढूंढने गया था। वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन नरभक्षी बंदर से पाला पड़ गया। 13 लोगों में से सिर्फ कमला बुआ ही लौटी, लेकिन एक टांग गंवाकर दादा ने उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। काफी देर बाद लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। रामलाल भाई, तुम सब यहाँ कैसे? दीदी, कल रात आंधी में घर की छत उड़ गई, इस सर्दी में रह नहीं सकते, कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रहना था। कमला बुआ की आंखों में एक पल झिझक आई, लेकिन फिर सिर हिलाया। आ जाओ। बुआ मुझे घर के अंदर ले गईं, फिर अपनी पीठ पर बांस की टोकरी चढ़ाई। घर में लकड़ी कम है, मैं जंगल से सूखी लकड़ी लाती हूँ। बड़ी दीदी, जंगल में मत जाना, दादी बोली, पर दादा ने बीच में काट दिया। जाने में क्या हर्ज है, कल मैं भी लकड़ी लाया था, बर्फ पड़ने से पहले जल्दी जाकर लाओ, हम भी चलते हैं। नहीं नहीं, तुम थोड़े दिन ही रहोगे, मैं खुद जा लूंगी। कमला बुआ टोकरी लेकर चली गईं। दादा ने दादी को घूरा, तूने उन्हें क्यों बताने लगी थी? वो जान जाती तो रहने नहीं देती, फिर हम सब मर जाते। अब शाम हो गई थी, मुझे डर था कहीं जंगल में जाकर बुआ को वो नरभक्षी बंदर मिल न जाए। घर की छत भी नहीं बनवानी पड़ेगी, वहीं रह लेंगे। दादा यह कहकर खाट पर लेट गए और जल्दी ही सो गए, लेकिन मैं सो नहीं सका। कमला बुआ मुझसे बहुत प्यार करती थीं, हर साल ईदी देती थीं। मैं उन्हें यूं ही उस जानवर के मुंह में जाने नहीं दे सकता था। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गया। सौभाग्य से बुआ ज्यादा दूर नहीं गई थीं। कमला बुआ, क्या हुआ छोटू? मुझे आपको बताना है, हमारा घर नरभक्षी बंदर ने तोड़ा है, वो शायद जंगल में ही है। बुआ यह सुनकर एकदम कांप गईं। रामलाल ने बताया क्यों नहीं? मैंने सिर झुका लिया, जवाब नहीं था, लेकिन बुआ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, तू अच्छा बच्चा है, जा घर जा, मेरा घर बहुत मजबूत है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुआ, आप खुद, मेरी चिंता मत कर, मैंने उस बंदर को देखा है, जानती हूं कैसे बचना है। मैं आधे अधूरे मन से घर लौट गया। उस रात आंख नहीं लगी। अगली सुबह हुई, लेकिन कमला बुआ अभी तक घर नहीं आई थी। दादा हंसते हुए दरवाजे की तरफ देखकर बोले, रात भर नहीं आई, पता नहीं दीदी वापस आएंगी या नहीं। दादी ने दोनों हाथ जोड़े और बुआ के लिए दुआ करने लगी। मैंने भी उन्हीं की देखा देखी वैसा ही किया। वहां खड़े मत रहो, जाओ 10 किलो सुअर का मांस लाओ, 2 मुर्गे लाओ और 10 किलो शराब भी। बुढ़े, इतना मांस शराब क्यों? जाओ, जो बोला वो करो, इतने सवाल मत करो। दादी और दादा एक एक करके घर से निकले। थोड़ी देर में दादा एक टोली लेकर आए, गांव के आवारा किस्म के नौजवान। दादा आगे की कुर्सी पर बैठे और अपना लंबा कपड़े में लिपटा बंडल मेज पर पटका। रामलाल भाई, तुम्हारे पास यह चीज है तो बंदर क्या, भालू भी नहीं टिकेगा।
वो खाल कितने में बिकेगी? ऐसी बनावट की खाल तो कम से कम 5 लाख में जाएगी। सभी ने सांस खींची, हर चेहरे पर लालच चमक उठा। मैं तो एक गोली में उड़ा दूंगा। सब जोर से हंस पड़े। रात होने पर सब हॉल में दब गए और चुपचाप बैठकर नरभक्षी बंदर का इंतजार करने लगे। दादा ने कपड़े का बंडल खोला, उसमें एक लंबी बंदूक थी। काफी देर बाद भी बंदर का कोई नाम निशान नहीं था। चाचा, लगता है आज रात बंदर नहीं आएगा। नहीं आएगा? इस जानवर की नाक बहुत तेज है, भूख लगती है तो बहुत जोर से लगती है। आज रात यह जरूर आएगा। दादा ने बुरी नजर से मुझे देखा। ए छोटू, जाकर उस जाल के पास खड़ा हो। मेरी तो जान ही निकल गई। बुढ़े, तू होश में है? छोटू को क्या करवाना चाहते हो? उस चीज ने लालू की बेटी को खाया है। इंसानी मांस का चस्का लग गया होगा उसे। अब यह उसे ही खाना चाहेगा। मैं डर के मारे थरथरा रहा था। दादा ने मुझे एक लात मारी और बाहर धकेल दिया। दादी ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर दादा ने बंदूक उनके सिर पर तान दी। बुढ़िया, कोई तमाशा मत करो, वरना तुम्हें भी उसी के हवाले कर देंगे। दादी बेबस होकर रोते हुए दरवाजे की दरार से मुझे देखती रहीं। मैं किसी तरह जाल के पास जाकर बैठ गया। अचानक बाहर से एक कर्कश चीख सुनाई दी। मेरा मुंह पीला पड़ गया। आंखें फाड़कर मुख्य दरवाजे को देखने लगा। नरभक्षी बंदर दीवार के कोने से फांदकर आंगन में उतरा। दादा ने सही वक्त पर बंदूक उठाई और गोली चलाई, लेकिन वो आसानी से बच गया। बंदर जाल के पास आया, मुझे एक नजर से देखा। उसकी आंखों में मजाक था। तुम सब बाहर निकलो, उसका ध्यान भटकाओ, तब मैं निशाना लगा पाऊंगा। पैसे की लालच में नौजवान एक झुंड में बाहर दौड़ पड़े, लेकिन बंदर ने जमीन से रेत उठाकर आंखों में झोंक दी। धूल के बादल में चारों तरफ से चीखें उठने लगीं। धुआं हटा तो सिर्फ जमीन पर बिखरे टुकड़े टुकड़े थे। मैं रोते रोते वहीं खड़ा था। भागना चाहता था, लेकिन पांव नहीं उठ रहे थे। तभी एक बड़े हाथ ने मुझे पकड़ा। मैंने देखा, दादी थीं, घर से भागकर आई थीं। छोटू, जल्दी तहखाने में। दादी मुझे खींचकर तहखाने की तरफ भागी और मुझे अंदर धकेल दिया। छोटू, बाहर मत निकलना, मैं तेरे दादा को बचाने जाती हूँ। दादी ने ढक्कन बंद कर दिया और चली गईं। मैं तहखाने में कांप रहा था। बाहर से एक के बाद एक दर्दनाक चीखें आ रही थीं। अचानक तेज कदमों की आवाज आई और तहखाने का मुंह खुला। बुढ़िया, जल्दी कर, अंदर आ। दादी हांफते हुए दौड़ती आईं और अचानक उनके शरीर से कई पंजे पार हो गए। दादा की आंखें फटी रह गईं। बंदूक थामे हुए हाथों ने धीरे से दादी को उठाया, फिर तहखाने का दरवाजा लात मारकर बंद किया। देख रे कमीने जानवर, अब तेरे साथ मेरी पक्की। बाहर से बंदूक की आवाजें आती रहीं, फिर दादा की भी चीख आई। बहुत देर बाद तहखाने का दरवाजा फिर से खुला। नरभक्षी बंदर, पूरे बदन पर खून, हरी हरी आंखों से तहखाने में छुपे मुझे घूरने लगा। मैं डर के मारे एक जोरदार चीख छोड़ी, लेकिन बंदर ने मुझे मारा नहीं। उसने झुककर मेरे बदन को सूंघा, अपने नुकीले पंजे से मेरे चेहरे को एक बार छुआ और फिर अंधेरे में गायब हो गया। मैं तहखाने में पड़ा रहा। हिलने की हिम्मत नहीं थी। अगली सुबह होने पर ही मैंने धीरे से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। सामने था खंडहर, टूटी दीवारें और खून के दरिया में पड़े दादा दादी। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। तभी आंगन के बाहर से साफ सुथरे कदमों की आवाज आई। कमला बुआ, काले कपड़े पहने, पीठ पर एक लकड़ी का संदूक लिए आंगन में दाखिल हुई। उन्होंने पूरे आंगन को ठंडी नजरों से देखा, फिर मेरे पास आकर मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटा, जिंदा बच गए, बस यही काफी है। चलो मेरे साथ शहर चलते हैं, यह गांव अब रहने लायक नहीं। कमला बुआ खुद ही आगे चलने लगी। मैं एक पल रुका और फिर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। गांव के छोर पर पहुंचकर बुआ एकाएक रुक गईं। उन्होंने एक गहरी नजर से पीछे मुड़कर हमारे उजड़े घर को देखा। रामलाल के घर में सिर्फ तू ही बचा है, शायद यही नसीब में लिखा था। हल्दीपुर की यह कहानी शायद इन्हीं पहाड़ों में दफन रहनी चाहिए, हवा के साथ धीरे धीरे बिखरती हुई। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। इससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।